हाय गाइस, वेलकम टू रोदा क्लैट एंड वेलकम टू दिस स्पेशल क्लास जहां पर हम बात करेंगे इलॉन मस्क और ऑल्टमैन के चल रहे डिस्प्यूट के बारे में, जिसके बारे में आज एक वर्डिक्ट आया है एंड इलॉन मस्क हैज लॉस्ट द केस। तो ये केस क्या था? इलॉन मस्क किस ग्राउंड पे अपना केस हार चुके हैं? वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लैट 2027? और इसमें कौन कौन से लॉ के पॉइंट्स आए जिनके इंडियन लॉ पर अब आपसे क्लैट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? वी विल रिकंस्ट्रक्ट एवरीथिंग in this video. So first of all, let's start by understanding कि हुआ क्या था। आप लोगों को पता है सैम ऑल्टमैन इज द सीईओ ऑफ ओपन एआई। ओपन एआई इज द कंपनी जिससे आप चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी चला पाते हो। साथ ही में उनके राइवल हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क वैसे तो कई कंपनीज के मालिक है, एक्स, स्पेस एक्स, टेस्ला। उनकी एक कॉम्पिटिंग कंपनी है जो एक्स एआई के नाम से जानी जाती है, विच हैज इट्स ओन चैटबॉट ग्रोक। ठीक है। अब यहाँ पर ओपन एआई वॉज नॉट ऑलवेज लेड बाय अल्टमैन। ठीक है। तो सैम ऑल्टमैन हु इज करेंटली द सीईओ ऑफ ओपन एआई स्टार्टेड ओपन एआई विद इलॉन मस्क और वहीं से ये पूरा डिस्प्यूट शुरू होता है। तो समझते हैं कि कैसे ये डिस्प्यूट शुरू हुआ। तो ओपन एआई की शुरुआत होती है दोस्तों 2015 में, और 2015 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इट वाज स्टार्टेड एज अ नॉन प्रॉफिट और इसका ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप एजीआई। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एजीआई? एजीआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसको उस समय ओपन एआई की शुरुआत करते वक्त डिफाइन किया गया था ऑफ अ स्टेट ऑफ एआई जब एआई ह्यूमन से काफ़ी एफिशिएंटली और काफ़ी बेहतर तरीके से ऑल इकोनॉमिकली वैल्यूएबल टास्क कर पाए। आई रिपीट कि एआई जब ऐसे स्तर पे पहुंच जाए जब ह्यूमन जो भी टास्क करते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है वो एआई बेहतर ढंग से और एफिशिएंट तरीके से कर सकती है, उसको हम एजीआई बोलेंगे। ओपन एआई का मानना है कि वो एजीआई के काफ़ी करीब है, और कई सारे लोगों का मानना होता है कि अगर एजीआई आ गई तो इट मे नॉट बी वेरी गुड फॉर द ह्यूमैनिटी। अब एआई के ना 3 लेवल हैं जो हमको समझना होगा। करेंटली आप जो टेक्नोलॉजी देखते हो ये एआई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेज इसका आएगा इट विल बी एजीआई या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और इसके बाद जो तीसरा लेवल आता है एआई का वो हो जाता है एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। एंड इट इज सेड कि जब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आ जाता है तब वी विल नॉट नीड टू वर्क बिकॉज the artificial super intelligence will be working far better than us and they will not need human labor anymore. Here that is a topic for a separate discussion. Coming back to OpenAI, तो AGI का मतलब हमने समझ लिया। अब सेकंड है नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट इज लाइक एन एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका प्रॉफिट मकसद नहीं है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में लोग आएंगे एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के तहत काम करेंगे, बट दे आर नॉट देयर टू जनरेट प्रॉफिट, दे आर जनरेट टू सर्व, दे आर देयर टू हेल्प सर्व द ह्यूमैनिटी। पर्पस था कि एजीआई डेवलप होगी, ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए एजीआई डेवलप करेंगे, और इसलिए ओपन एआई की शुरुआत होती है 2015 में। इसके 2 मेन फाउंडर्स थे, एक थे सैम ऑल्टमैन और दूसरे थे इलॉन मस्क, दोनों हमारे इस केस के मेन किरदार। अब होता यह है कि उस समय इलॉन मस्क अपनी जेब से $44 मिलियन ओपन एआई में लगाते हैं। ठीक है। तो इलॉन मस्क क्या करते हैं, ही स्पेंड्स $44 मिलियन, जस्ट अ सेकेंड, $44 मिलियन इन ओपन एआई। 2015 से 2018 आ जाता है, कई सारे इंजीनियर ओपन एआई को आप ज्वाइन करते हैं। ओपन एआई इज अ वेरी गुड लैब, लेकिन इसी के साथ ओपन एआई वॉज नॉट एबल टू कॉम्पीट विथ सेवरल अदर टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो कि काफ़ी अच्छे से काम कर रही थी बिकॉज उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग थी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज सच एज मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। दिस वर टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स, इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर की रेवेन्यू थी और ये लोग भी एआई पे काम कर रहे थे। ओपन एआई इनके मुकाबले छोटी सी लैब थी, और क्योंकि इतनी छोटी लैब इतने बड़े लोगों की फंडिंग का मुकाबला नहीं कर सकती थी, तो 2018 में ओपन एआई में इंटरनली शुरू होती है बात कि क्या ओपन एआई को फ्रॉम अ नॉन प्रॉफिट हम एक फॉर प्रॉफिट कंपनी में चेंज कर दें। अब ये कॉन्वर्जेशन हो रही थी, उसी वक्त एक और प्रपोजल आता है 2018 में। 2018 में बहुत बड़ा पेन हो गया वैसे है ना। तो 2018 में एक प्रपोजल आता है इलॉन मस्क से। इलॉन मस्क बोलते हैं कि एक काम करते हैं, ओपन एआई को ना अब मस्क कंट्रोल कर लेंगे, मैं खुद कंट्रोल कर लूंगा, क्योंकि अब इसको टेस्ला के नीचे ले आएंगे।
तो टेस्ला उनकी बहुत सक्सेसफुल कार कंपनी थी, तो उन्होंने बोला कि अब टेस्ला के अधीन इसको ओपन एआई को कर देते हैं और इससे ओपन एआई की जो फंडिंग क्रंच वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जो ओपन एआई का बोर्ड था उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट करा और प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो मस्क गुस्सा हो गया और मस्क इस पूरे उससे बाहर निकल जाते हैं, ओपन एआई से बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने उस समय अपने पब्लिक स्टेटमेंट में कहा था कि ही इज गेटिंग आउट ऑफ ओपन एआई नॉट बिकॉज टेस्ला में वो सेम कॉम्पिटिंग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं कार के लिए, सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए, और ऐसे में ये पूरा जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो ये हुआ 2018। अब 2019 में ओपन एआई फाइनली चेंज कर लेता है अपने स्ट्रक्चर को, और अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके अब वो बन जाता है केप्ड प्रॉफिट एंटिटी। ठीक है, तो अब ये केप्ड प्रॉफिट एंटिटी क्या है? इसका ये मतलब है कि अब ओपन एआई नॉन प्रॉफिट नहीं है, अब वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, बट प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड। जैसे कि आज सारी ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर देयर फॉर अनलिमिटेड प्रॉफिट जनरेशन, बट ओपन एआई विल बी अ कैप्ड प्रॉफिट एंटिटी। यानी कि एक सर्टेन एक्सटेंट तक वो प्रॉफिट होगा, तब तक वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, उसके बाद वो ह्यूमैनिटी के लिए वापस से काम करने लग जाएगा। द ऑब्जेक्टिव वाज दिस कि अगर हम एक सर्टेन एक्सटेंट तक प्रॉफिट के लिए काम करेंगे ना, तो लोग हमको इन्वेस्टमेंट देंगे। ये अलग अलग जगह इसकी डेफिनेशन मिलती है। एक डेफिनेशन बोलती है दैट द कैप प्रॉफिट मॉडल इंक्लूडेड $100 बिलियन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ओपन एआई विल कीप ऑन वर्किंग लाइक अ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब तक उसका $100 बिलियन का प्रॉफिट हो जाता है, और उसके बाद वापस से वो अपने नॉन प्रॉफिट मिशन पर चला जाएगा। दूसरी जगह एक और डॉक्यूमेंट ये बोलता है कि इसमें ये कहा गया था कि ओपन एआई एजीआई तक जब तक वो एजीआई डेवलप ना कर ले तब तक वो फॉर प्रॉफिट बना रहेगा, जैसे ही वो एजीआई डेवलप कर लेगा तब वो वापस नॉन प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हमको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में मिलती है। लेकिन कुल मिलाकर के 2019 में ओपन एआई बनता है फॉर प्रॉफिट एंटिटी, और 2019 में आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट एक पार्टनरशिप की शुरुआत करता है। ओपन एआई को फंड्स की जरूरत थी और माइक्रोसॉफ्ट को अच्छी रिसर्च की जरूरत थी, दोनों की दोस्ती होती है। अब ओपन एआई के पास लगभग $13 बिलियन प्लस की फंडिंग धीरे 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 आने लगती है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, और इससे ओपन एआई इज एबल टू गेट गुड रिसर्चर्स, गुड इंजीनियर्स, एंड एट द सेम टाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अज्यूर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो ये अज्यूर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? देखो, किसी भी एआई कंपनी को अगर अपने एलएलएम को ट्रेन करना है तो उसे काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, या इस तरह से कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको डेटा रखने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड डिस्क की ज़रूरत होगी, या इवेंचुअली आप गूगल ड्राइव वगैरह खरीदोगे। तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है माइक्रोसॉफ्ट का वो अज्यूर कहलाता है, और उस पर ओपन एआई अपने मॉडल्स को होस्ट करने लगी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने लगी इन डेवलपिंग द मॉडल्स। ठीक है, फिर आता है 2025, और 2025 में क्या होता है? ओपन एआई एक बार वापस से रीस्ट्रक्चर करती है अपने आप को, और यहाँ पर वो बन जाती है पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन। पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन कैप प्रॉफिट से और एक और अलग ऑर्गेनाइजेशन थी। ये पब्लिक बेनिफिट के लिए काम करेगी लेकिन साइमल्टेनियसली प्रॉफिट के लिए भी काम करेगी, मतलब दोनों चीजें साथ में चलती रहेगी, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा पब्लिक बेनिफिट। दैट वाज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इट वाज क्रिएटेड। द आइडिया वाज 2025 में ओपन एआई प्लान करने लगी अपने आईपीओ के बारे में, एंड इट वाज स्लेटेड टू बी अ $1 ट्रिलियन आईपीओ। इतना बड़ा आईपीओ आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा था, तो इसके लिए जरूरी था कि अगर वो पिछले मॉडल पे रहती है अपने कैप प्रॉफिट मॉडल पे, तो उसको वापस से नॉन प्रॉफिट बनना पड़ता है क्योंकि उसका प्रॉफिट काफी ज्यादा हो चुका होता। इस कारण से अब वो पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन बनने को तैयार थी। इसी बीच 2024 में मस्क, इलॉन मस्क, जो पुराने पार्टनर थे ना ओपन एआई के, वो एक केस फाइल कर देते हैं, और वो कहते हैं कि अब ओपन एआई ना अपने मिशन से दूर जा चुकी है। कैसे जा चुकी है वो समझते हैं, और समझते हैं मस्क आखिर क्या एलिज कर रहे थे ओपन एआई को। तो ओपन एआई के पीछे मस्क का प्राइमरी एलिगेशन ये था कि ओपन एआई ने अपने नॉन प्रॉफिट मिशन को अबेंडन कर दिया है, एंड नाउ इट हैज बिकम एंटिटी जो सिर्फ प्रॉफिट परस्यू कर रही है। सिंपल, आपकी शुरुआत हुई थी नॉन प्रॉफिट के लिए, आपने मुझसे $44 मिलियन ले लिए मेरी लेजिटिमेसी के कारण, या फिर इसलिए कि आप ह्यूमैनिटी का भला करोगे, कई सारे लोग आकर के आपसे जुड़े, और अब आप देखो प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो। दिस वॉज द प्राइमरी एलिगेशन ऑफ मस्क। कुल मिलाकर के मस्क के 5 एलिगेशन थे, या 5 पॉइंट थे अपने लॉसूट में। उसका पॉइंट नंबर 1 था कि हमने नॉन प्रॉफिट की शुरुआत करी थी, आपने नॉन प्रॉफिट को अबेंडन कर दिया। दूसरा उसका पॉइंट था कि एल्टमैन और ब्रॉकमैन
ब्रॉकमैन वाज अनदर की बोर्ड मेंबर ऑफ ओपन एआई। दोनों ने चैरिटी को स्टील कर लिया। मतलब मस्क ने तो अपना दान दिया था 44 मिलियन, तो वो किस लिए था? वो था ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए, लेकिन अब आप उससे प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपने एक चैरिटी को चुरा लिया है। तीसरा एलिगेशन था कि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा, कि जो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत में करा गया था वो आपने ब्रीच कर दिया। आपकी एक फिड्यूशियरी ड्यूटी थी, जिससे आपने पैसा लिया है उसके प्रति आपकी एक फिड्यूशियरी ड्यूटी बनती है, ड्यूटी ऑफ ट्रस्ट, वो भी आपने वायलेट कर ली। आपने अनफेयर कंपटीशन किया, क्योंकि शुरुआत में आपने नॉट फॉर प्रॉफिट से गुडविल पे लोगों को ले लिया, लेकिन जो बाकी कंपनी फॉर प्रॉफिट कर रही थी काम, जैसे कि मस्की ओपन एआई, मस्की एक्स एआई, वो लोगों को नहीं ला पाई और आपने उस चीज़ को बाद में अबेंडन कर दिया। और फॉर अनजस्ट एनरिचमेंट, कि आपने पैसे लिए हमसे प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट के लिए, सेम आर्ग्यूमेंट बार बार रिपीट हो रहे, लेकिन अब आप इससे प्रॉफिट कमा रहे हो, खुद को उस प्रॉफिट का भागीदार बना रहे हो। सो दिस वाज द क्लेम्स दैट ही हैज मेड। फिर उसके बाद क्या हुआ? मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी इल्जाम लगाया। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है इंडिया में और कॉमन लॉ में इन जनरल, दैट यू कैन नॉट इंस्टिगेट समवन टू ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ यू इंस्टिगेट समवन टू ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट, जो इसमें अफेक्टेड पार्टी होता है वो आपको सू कर सकते हैं। तो ये सेम क्लेम मस्क ने किया कि माइक्रोसॉफ्ट ने हेल्प की ओपन एआई के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के लिए। मतलब माइक्रोसॉफ्ट चाहता है तो ओपन एआई को समझा सकता था कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने उसको हेल्प की ब्रीच करने में। और इसलिए मस्क ने आखिर में बोला कि मस्क चाहते क्या थे, आपने इतनी एलिगेशन लगा दी, आप चाहते क्या हो? मस्क ने बोला कि ओपन एआई ने आज तक जितना प्रॉफिट कमाया है वो सब वापस दे करके पब्लिक बेनिफिट में लगा दो, ए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बोल रहे थे कि ओपन एआई के जितने मॉडल हैं GPT-4 ऑनवर्ड, सबको ओपन सोर्स कर दो, ताकि अब सब लोग इसके कोड को देख सके। तो ये मस्क के एलिगेशन थे। अच्छा, अब इसका एलिगेशन थे तो डिफेंस भी आएगा, तो ओपन एआई सैम ऑल्टमैन का क्या डिफेंस था इसको देखते हैं। तो 5 पॉइंट, अगेन डिफेंस के 5 पॉइंट अगर एलिगेशन के आए थे तो पहला कि एलिगेशन जो है ना, मस्क इतना पब्लिक इंटरेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है। इनको सिर्फ ये एक कॉम्पिटिटर है जो अब जल गए हैं, और कॉम्पिटिटर अपनी बात लेकर के आए। ठीक है, उन्होंने बोला कि मस्क की देखो एक कंपनी एआई की, एक से एआई के नाम से हमसे कॉम्पीट करती है, ग्रोक उनका एक चैटबॉट है जो हमारे चैट जीपीटी से कॉम्पीट करता है। तो अब वो सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है जो हमारी कंपनी को खत्म करना चाहते हैं। दैट वाज द प्राइमरी आर्गुमेंट दैट ओपन एआई वाज मेकिंग। लेकिन ओपन एआई का केस इस पे वो नहीं जीते, दूसरे पॉइंट पे जीते हैं। वो दूसरा था कि यार ये जो कमर्शियल रीस्ट्रक्चरिंग जो बोल रहे हैं ना मस्क, कि आप नॉन प्रॉफिट थे और आप प्रॉफिट में आ गई, तो मस्क को पहले से पता था। 2018 में जब उन्होंने बोर्ड छोड़ा था उसके पहले से इन चीज़ों पे बात हो रही थी, और मस्क खुद भी चाहते थे कि नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट पे जाया जाए। तीसरा पॉइंट है ना, उन्होंने 2017 के दौरान के कई सारे टेक्स्ट ईमेल दिखाए जिसमें मस्क इन्वॉल्व थे और जिसमें ये पूरे डिस्कशन चल रहे थे। चौथा पॉइंट कि मस्क ने ना बहुत टाइम लगा दिया सू करने में। मस्क को अगर दिक्कत थी हम नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट पे जा रहे हैं तो 2018 में हम चले गए थे, तो 2018 से 2024 6 साल का इंतजार आपने क्यों करा? ये आप इतना ज़्यादा लेट क्यों हो सकते हो? और क्या एक वैलिड पॉइंट था? इसको हम आगे देखने वाले हैं। और लास्ट में डिफेंस ने क्या कर दिया, एक सब्सटेंटिव पॉइंट बोला कि देखो आप कॉम्पिटिटर हो, लेकिन पूरे पॉइंट बाकी के प्रोसीजरल बोले कि आपको तो ये सब पता था और आपने बहुत देर कर दी। तो इसके बाद अब आता है वर्डिक्ट। ये ट्रायल 3 वीक चला, लगभग लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में शुरू हुआ था, और आज यानी कि 19 मई को इसका रिजल्ट आता है, 18 या 19 मई को। ठीक है, इसमें जो ज्यूरी थी उसको कुछ समय नहीं लगा, मतलब उन्होंने सिर्फ 2 घंटे से कम में अपना डेलिब्रेशन डेलिब्रेट किया और उसके बाद अपना जजमेंट दे दिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये समझना होगा कि यूएस में या कई सारी और कंट्रीज में एक ज्यूरी सिस्टम चलता है जहां पर देर आर पीपल ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पीपल ऑफ द सोसाइटी, जो आते हैं फैक्ट्स पे केस को सुनते हैं और फैक्ट्स डिटरमाइन करते हैं कि क्या सही, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ठीक है, तो शुरुआत में वहां पर उन दोनों के ज्यूरी के सामने डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों आर्ग्यू करते हैं। उसके बाद जब दोनों की आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाती है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाती है, तो ज्यूरी को रिटायर कर दिया जाता है, जहाँ पे ज्यूरी जाती है, डेलिब्रेट करती है और फिर अपना डिसीजन सुनाती है। तो ये सेम प्रोसेस यहाँ पर हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ज्यूरी थी वो नॉर्मल ज्यूरी नहीं थी, वो एक एडवाइजरी ज्यूरी थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको समझना है। देखो,
तो यूएस में दो तरह की ज्यूरी हो सकती है, एक आपकी रेगुलर ज्यूरी जिसका डिसीजन बाइंडिंग होगा। ये ऐसे केसेस में काम आती है जहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग आपको करना है। फैक्ट फाइंडिंग का मतलब होता है कि अगर एक ए क्लेम कर रहा है कि उसने किसी से 10 रुपये लिए हैं और बी क्लेम कर रहा है कि उससे ए ने 10 रुपये नहीं लिए हैं, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ों में फैक्ट्स की दिक्कत है, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए आपके पास यूएस में ज्यूरी होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ होती है लॉ, क्वेश्चंस ऑफ लॉ। अभी यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या इलॉन मस्क का सूट वॉज बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। कंप्लीटली फैक्ट्स क्लियर थे, अब सिर्फ और सिर्फ आपको लॉ के पॉइंट पे काम करना था। लॉ के पॉइंट पर यह जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ज्यूरी हो, लेकिन एक जज के पास प्रेरोगेटिव होता है कि वो एक ज्यूरी ले आए और वो एडवाइजरी ज्यूरी ले आए, और जज को शुरुआत में बताना होता है कि एडवाइजरी ज्यूरी है, और जब वो बता देते हैं तो इसके बाद अब क्या होगा कि जज चाहे तो इस ज्यूरी के डिटर्मिनेशन से एग्री करें या उसको रिजेक्ट कर दें या उसको मॉडिफाई कर दें। तो ज्यूरी बस सुनने के लिए होती है, आखिरी डिसीजन जो होता है वो जज का होता है। एडवाइजरी ज्यूरी ने यहाँ पे ये बोला कि मस्क के जो क्लेम थे वो टाइम बार्ड थे, मतलब बहुत लेट कर दिया आपने भाई, आप यहाँ पे जीत नहीं सकते हो। और जज के पास ऑप्शन था रिजेक्ट करने का, एक्सेप्ट करने का या मॉडिफाई करने का। जज ने एक्सेप्ट करा कि हाँ ज्यूरी की जो बात है वो सही है, और इस कारण से ये जो क्लेम था ये डिसमिस हो गया मस्क का, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि कैसे मस्क का केस जो है वो डिसमिस हुआ है। अब चलिए जल्दी से हम समझ लेते हैं कि जो लिमिटेशन लॉ है जिसके कारण मस्क को हार का सामना करना पड़ा है, ये इंडिया में कैसे ऑपरेट करता है, इसमें इंडिया में हमको क्या क्या समझना जरूरी है। तो देखो, इंडिया में लिमिटेशन लॉ, लिमिटेशन एक्ट 1963 से आता है। आपको पता है कि केसेस दो तरह के हो सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल वो केस होते हैं जिनके एज अ रिजल्ट अगर कोई गिल्टी होता है तो वो जेल जा सकता है। सिविल सूट वो होते हैं जहाँ पे द ओनली थिंग दैट विल रिजल्ट इन इज सम काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन, सम अदर मैंडेटरी एक्शन और प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, जेल कोई नहीं जाता। जैसे जमीन के विवाद, कॉन्ट्रेक्चुअल इशू, ये सारे सिविल इश्यूज होते हैं। तो जो सिविल सूट है उस पे ही लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता है। ये वो बताता है कि आखिर आप, अगर आपका कोई सिविल राइट वायलेट हुआ है तो कितने समय के भीतर आप केस फाइल कर सकते हो। तो फॉर इंस्टेंस अगर 2006 में आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है तो 2026 में आप उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर तरह के क्लेम का एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है और उसको चेक करना कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बोला गया है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट सेज कि एक कोर्ट को किसी भी सूट को एंटरटेन करने के पहले जो पहला क्वेश्चन करना होगा, आइडेंटिफाई, वो ये करना होगा कि क्या ये केस जो टाइम बार्ड है क्या, मतलब इसमें जो क्लेम एजिटेट किया जा रहा है क्या वो इतने समय पहले हो गया था कि उस पर लॉ ऑफ लिमिटेशन लग जाता है, भले ही डिफेंस ने ये पॉइंट उठाया हो या नहीं उठाया हो, ठीक है? तो डिफेंस चाहे तो ये उठाए ना उठाए, लेकिन कोर्ट की जिम्मेदारी ये बनती है। अब नॉर्मली इंडिया में लार्जली जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्लेम होते हैं उसमें 3 साल का लिमिटेशन पीरियड लगता है। तो यानी आपके साथ अगर कोई कुछ बुरा करता है तो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है, ठीक है? हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है विच इज द फ्रॉड एक्सेप्शन, ठीक है? लेट्स से कि आपसे किसी ने फ्रॉड कर दिया। अब फ्रॉड कैसे कर दिया कि मान लीजिए कि आपकी कोई लैंड है और उस लैंड पे किसी और ने कब्जा कर लिया, आप कहीं और रहते हो। अब ये सिविल सूट हुआ, आपको उसको एविक्ट कराना है, लेकिन अगर वो ये क्लेम करे कि मैं तो आपकी लैंड पे पिछले 5 साल से रहता हूँ, तो मैंने तो आपकी लीगल राइट को 5 साल पहले वायलेट किया था, अब आप मेरे पास 5 साल बाद तो नहीं आ सकते। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन काम करती है दैट इट इज नॉट व्हेन योर लीगल राइट्स आर वायलेटेड बट व्हेन यू डिस्कवर दैट योर लीगल राइट्स आर वायलेटेड। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हर इंसान यही कहेगा कि मुझे तो पता नहीं था साहब कि मेरा लीगल राइट कब वायलेट हुआ, मेरा तो अभी मुझे कल ही पता चला है कि लीगल राइट वायलेट हुआ, इसलिए मैं आज कोर्ट आ गया। तो इसके लिए आ जाता है डिलीजेंस का प्रिंसिपल। प्लेंटिफ को ये बताना होगा, प्रूफ करना होगा कोर्ट में कि वो रीजनेबली डिलीजेंट थे, उन्होंने नज़रअंदाज नहीं करा था, उन्होंने नेग्लिजेंस नहीं दिखाया था, ठीक है? मतलब अभी ही उन्होंने डिस्कवर करा है, ऐसा नहीं है कि वो पहले डिस्कवर कर सकते थे। अब यही चीज़ ना मस्क के केस में भी हुई। जब मस्क के ऊपर आया था ये पॉइंट कि आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन लग रहा है, आप इतने साल बाद आ रहे हो, आप तो पहले आ सकते थे, तो मस्क ने बोला कि कई बार सैम ऑल्टमैन ने अपने स्टेटमेंट से
ये बताया था कि वो नॉन प्रॉफिट का ही काम कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा था कि नॉन प्रॉफिट का काम चल रहा है, इसलिए उनको ये फ्रॉड डिस्कवर करते करते ये कि उनका लीगल राइट वायलेट हो गया या ये नॉन प्रॉफिट से पूरी तरह से प्रॉफिट बन गए, टाइम लग गया. दिस वाज द आर्गुमेंट दैट मस्क वाज मेकिंग. ऑब्वियसली दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड, बट देयर इज अ सेक्शन 17 फ्रॉड एक्सेप्शन. ठीक है, तो आई होप आपको लिमिटेशन लॉ इन कोर इन एसेंस समझ में आ गया हो. तो लास्ट पॉइंट जो अब हमको इंडिया में समझना है कि इंडिया में ज्यूरी ट्रायल क्यों नहीं होते. यूएस में तो होते हैं, कितना बढ़िया सिस्टम है, आप लोगों को भी regardless of whether you end up being a judge or not, you will get to judge a case law had you been in India 50, 60, 70 years ago. बट आज नहीं. क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया में हमको ज्यूरी ट्रायल का इतिहास समझना होगा और देखना पड़ेगा कि क्यों अब धीरे 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 ज्यूरी ट्रायल को कई सारी जुरिडिक्शन से हटाया जा रहा है. तो इंडिया में ज्यूरी ट्रायल की शुरुआत होती है ब्रिटिश रूल के साथ. तो कॉमन लॉ ब्रिटिश लेकर के आए इंडिया में, और ब्रिटेन में ज्यूरी सिस्टम चलता था, तो वो यहाँ पे आए, उनका लॉ लेकर के आए, तो उनके सिस्टम भी यहाँ पर आ गए. ज्यूरी ट्रायल इंडिया के 3 शहरों में चलता था, कलकत्ता में, मद्रास यानी चेन्नई में, और बॉम्बे यानी मुंबई में. लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स नेवर रियली ट्रस्टेड द ज्यूरी सिस्टम. उनका एक बड़ा ही रेशियल व्यू पॉइंट था, वर्ल्ड व्यू था, और वो मानते थे कि कैसे इंडियन लोग उनको जज कर सकते हैं, एंड दे आर going to be racially motivated, communally motivated, they may not have the brain power to understand the legality of a case going on. तो इसलिए हमेशा से इंडिया में ये बात चलती रही कि ज्यूरी को अबॉलिश करो. और ये चीज़ आती है 1957 के एम नानावटी केस में. अब ऑब्वियसली ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा ये नहीं हुआ, इंडिया में आ गया, ज्यूरी सिस्टम चलने लगा है ना. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ज्यूरी सिस्टम चलता था. अब यहाँ पर होता है के एम नानावटी का केस, जिसमें आपने रुस्तम मूवी को भी देखा होगा. क्या हुआ था इस केस में? के एम नानावटी वॉज अ सेलर वॉज अ ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी. एक दिन वो अपने घर आते हैं, वो देखते हैं कि उनकी पत्नी सिल्विया वॉज इन अ कॉम्प्रोमाइज पोजिशन विद अ सर्टेन पर्सन. He gets very angry. He goes back to his naval base, gets his revolver and kills the person who was sleeping with his wife. अब ऐसे में ये केस ज्यूरी के सामने जाता है. द पब्लिक एटमोसफेयर वॉज वेरी चार्ज. इस केस को बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलता है, मीडिया ट्रायल पैरेलली चलता है, और सबकी भावनाएं उस समय के एम नानावटी के साथ थी. ही वॉज बीइंग सीन एज अ हीरो, जिसने सही काम किया, अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब चीज़ें करी. एंड ही आर्ग्यूड कि उन्होंने ये जो पूरा काम किया ये आउट ऑफ पैशन किया है, मतलब कि ही वॉज नॉट अंडर द माइंड. तो उन्होंने बोला कि ये मर्डर नहीं है, it is culpable homicide not amounting to murder because he was not in his senses when he did this, he was driven by rage. ज्यूरी ने उनको अक्विट कर दिया इस ग्राउंड पर. अब ज्यूरी ने अक्विट कर दिया एंड इट वाज कंप्लीटली परवर्स. तो जज, जो ट्रायल जज थे, उन्होंने बोला कि ये बात तो बिल्कुल गलत है. उन्होंने इस डिसीजन को, वो चेंज नहीं कर सकते थे, बाइंडिंग था, तो इसको हाई कोर्ट में रेफर कर दिया. हाई कोर्ट में के एम नानावटी कन्विक्ट होते हैं, फिर वो अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में अगेन वो कन्विक्ट होते हैं फॉर मर्डर और उनको सजा दी जाती है. बट एट द सेम टाइम बहुत बड़ा मीडिया मूवमेंट चल रहा था के एम नानावटी को बचाने के लिए. कई सारे लोग रोड पे थे और ऐसे से एक्सपोज हो रहा था ज्यूरी सिस्टम जिसने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो लोगों को. अब ये माना जाता है कि क्योंकि ज्यूरी में जो लोग रहते हैं वो नॉर्मल ले पीपल होते हैं, and they are likely to get influenced by emotions. Jury system was appropriate for the times of 1900s because there was not such prevalent media. आज की तारीख में तो कई सारे जजेस एडमिट करते हैं that the opinions on the social media does influence them to a certain extent. तो ऐसे में कॉमन मैन का इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, और कॉमन मैन का नॉट जस्ट इन्फ्लुएंस होना बल्कि किसी और तरह के आवेश में आ जाना भी पॉसिबल होता है. इसलिए ज्यूरी सिस्टम को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया इंडिया में. ऑल्दो प्लीज रिमेंबर के एम नानावटी वाज नॉट द लास्ट केस दैट वाज, है ना. ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लास्ट के एम नानावटी था. के एम नानावटी बहुत फेमस केस था जिसके कारण ये ज्यूरी सिस्टम को खत्म करने की फाउंडेशन बनी थी. उसके बाद भी चेन्नई में काफ़ी समय तक 1970s तक ज्यूरी ट्रायल हमने देखे हैं, और आज भी एक स्पेसिफिक केस में इंडिया में ज्यूरी ट्रायल 2026 में भी चलता है, एंड दैट इज द पारसी लॉ. पारसी फैमिली लॉ में जब भी कोई डाइवोर्स का केस आता है तो उसमें ये प्रोविजन है कि 5 लोगों की ज्यूरी ये तय करेगी कि ये डाइवोर्स मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और चीटिंग वगैरह की चीज़ों को चेक किया जाता है ज्यूरी के द्वारा. और अभी इसके खिलाफ एक
केस पेंडिंग है जहाँ पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया है, बट वो आगे देखेंगे। ज्यूरी को ऑफिशियली अबॉलिश कब कर दिया था हमने? क्रिमिनल केसेस में। ये फैमिली लॉ वाला पार्टी वाला अलग है, लेकिन क्रिमिनल केसेस से हमने 1973 में एबोलिश कर दिया था और इफेक्टिवली इंडिया से रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो मस्क वर्सेस ऑल्टमैन का ट्रायल हमने देखा, जिसमें स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन इन्वॉल्व हो गया, ज्यूरी ट्रायल इन्वॉल्व हो गया, एंड जनरली क्लैट ने इस तरह के केसेस को काफ़ी इंपॉर्टेंट मान करके या तो उस पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं, और साथ ही में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्रिटिकल रीजनिंग के भी इसमें से क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट केस दैट वी हैड टू अंडरस्टैंड। और ये केस, दिस इज नॉट जस्ट द एंड। आगे हम देखेंगे कि मस्क इज डेफिनेटली गोइंग टू अपील दिस केस, बट यूएस में जो कि सिस्टम हमने देखा है, जनरली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे डिसाइड होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम द डिसीजन इज अपहिल्ड। तो बहुत ज़्यादा रिवर्सल हम यूएस में नहीं देखते हैं। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज हिट द लाइक बटन, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन a lot of valuable content for you at Clatroda.